हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेमनाड लेक को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था मैरीन नेशनल पार्क को लेकर के। तो हमारे इंडिया में 6 मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सबसे पहले तो उनकी लोकेशन आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से स्टेट, कौन से यूटी में कौन सा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इन 6 के नेम और कौन से स्टेट और यूटी से रिलेटेड है, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो यूटी है हमारे इंडिया में, वहां पर है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क। उड़ीसा जो स्टेट है वहां पर है गहीर माता मैरीन सेंचुरी। इसके अलावा तमिलनाडु में यहाँ पर आप सभी को पता है कि गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। महाराष्ट्र में जो है वो मालवन मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में एक तो हमने स्टार्टिंग में देखा था रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहां पर 2 मैरीन नेशनल पार्क जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये एक है यहाँ पर गुजरात में जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहां पर है मैरीन नेशनल पार्क। तो हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था वो इससे रिलेटेड था, गल्फ ऑफ कच्छ मैरीन नेशनल पार्क को लेकर के। ये न्यूज में बना हुआ है क्योंकि कैग ने रिपोर्ट रखी है कि यहाँ पर इसके नियर बाई एरिया में टाटा केमिकल्स की फैक्ट्री और वहां से निकलने वाला जो वेस्टेज है वो जाकर के इसमें मर्ज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो इफेक्ट हो रही है। तो कौन से स्टेट में, कौन से यूटी में मैरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो लोकेटेड है, ये इसकी लोकेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू की फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर यूनियन कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने हमारे इंडिया की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को रिलीज किया है। और इसमें कुछ बेसिक पॉइंट रखे हैं कि ये न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेगी। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि ये जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो स्मॉलर फर्म्स जो हैं उनकी जो कॉस्ट है उसको लोअर करने का काम करेगी। साथ ही साथ में कोई भी अगर पेपर वर्क होना है तो उसको लेकर के बहुत ही फटाफट तरीके से, बहुत ही फास्टली जो है वो क्लियरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें टारगेट रखा गया है इस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि 2022-23 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $760 बिलियन का रहा। तो 2030 तक हम हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, ट्रिपल कर देंगे $2 ट्रिलियन तक। ये हमने इसमें एम रखा है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इंक्लूड एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन करेंसी, मतलब ट्रेड को भी इंक्रीज किया जाए और जो भी सेटलमेंट है वो हमारी इंडियन करेंसी में हो, इसको लेकर के भी एनकरेज करने के लिए ट्रेड पॉलिसी में काम किया जाएगा। लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो हमारे इंडिया में 2015-16 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और 2015-16 में जब हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी से पहले जो हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट है वो $435 बिलियन का था। और 2015-16 के बाद में जो न्यू ट्रेड पॉलिसी आई थी उसके बाद में हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 75% तक इंक्रीज हो गया और 760 बिलियन जो एस्टिमेशन है वो देखने को मिला। मतलब इतना जो है वो 2022-23 में रहा है। तो यहाँ पर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है उन्होंने दी है कि ट्रेड में कितना बेनिफिट जो है वो न्यू ट्रेड पॉलिसी की वजह से देखने को मिलता है। तो देखो, अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया इसके ऊपर स्पेसिफिक फोकस कर रहा है। फॉरेन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर पाएँ, प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे मार्केट से ज़्यादा जब प्रोडक्शन होगा तभी जा करके हम फॉरेन में उसको क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इन सारी स्ट्रेटजी के ऊपर हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पर साउथ पेज पर देखो, आप सभी को पता है अभी हमारे इंडिया को 2 सेक्टर में
जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिला है। एक तो RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए मिला है, और दूसरा एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। वो डॉक्यूमेंट्री का जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, द एलिफेंट विस्परर्स। ओके, और पहली बार इस तरीके से ऑस्कर अवार्ड हमें देखने को मिला है इंडिपेंडेंट तरीके से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, और ये जो एलिफेंट विस्परर्स है इसमें एक तरीके से दिखाया गया था कि किस तरीके से जो हमारा एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो रिलेशन है, उसको यहाँ पर जो हार्मनी है नेचर के साथ में हमारी सोसाइटी में, उसको यहाँ पर व्यू करने की या शो करने की जो है वो कोशिश की गई थी। और ये एलिफेंट विस्परर्स जो हैं इसके एक तरीके से डायरेक्टर जो है वो कृतिकी गोंजाल्विस एंड गुनीत मोंगा। ओके, बहुत सारे एग्जाम होते हैं इसमें डायरेक्टली ये आपको नेम दे देंगे और पूछ लेंगे कि डायरेक्टर के नेम या फिर कौन किसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला, इससे से रिलेटेड 2-3 नेम और दे करके जो है वो रिलेट करके या मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो यहाँ पर मनरेगा स्कीम के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हैं। तो इसमें बोला गया है कि अभी देखो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात को लेकर के फोकस किया है कि बहुत सारी आंगनवाड़ी जो हैं वो हमारे इंडिया में नई बनाई जाए। अब एक आंगनवाड़ी के कंस्ट्रक्शन में 12 लाख का खर्चा आता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि इन 12 लाख में से हम क्या करेंगे, 8 लाख जो है वो मनरेगा स्कीम के अंडर दिए जाएंगे और 4 लाख जो है वो सेंटर और स्टेट जो है उसको वहन करेंगे। ओके, 8 लाख जो है वो मनरेगा स्कीम के, मतलब जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, जो भी इसमें वर्कर्स लगेंगे वो सारे मनरेगा स्कीम के अंडर जो है इनमें उनको लगाया जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो हमें इसलिए भी खोलने हैं, जो जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने व्यू किया कि जो हमारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्री में, ऑल ओवर कंट्री में, उनके अपग्रेडेशन के ऊपर हम काम कर सकें। साथ ही साथ में सेंटर ने ये भी बोला है कि सक्षम अक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान 2.0 जो है उस स्कीम को भी हम अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ये टर्म न्यूज में आ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है, ओके, ये प्रोसीजर नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया 2018 में, और मेन टारगेट क्या था कि कुछ व्यू किया गया और देखा गया कि हमारे इंडिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जो भी एक तरीके से एक क्राइटेरिया जो होना चाहिए उसके काफ़ी बिलो जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेक्टर में, या फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम व्यू करें तो इन सब में जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी बिलो इंडेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। तो इसी को टारगेट करते हुए कि वो स्टेट जहाँ पर, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर इशू है, जहाँ पर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब को लेकर, सैनिटेशन, ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती है, इनको लेकर के इशू है, तो उनके ऊपर फोकस करते हुए 2018 में ये काम किया गया कि इन डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनके अपग्रेडेशन के लिए ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पूरे इंडिया में 112 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट किए गए, और यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट रखा गया कि मंथली बेसिस पर इन डिस्ट्रिक्ट की जो है वो डेल्टा रैंकिंग निकाली जाएगी, और फिर इसमें व्यू किया जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर सेम प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है। मतलब एक तरीके से सेंटर और स्टेट के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन सब में कोऑपरेशन के थ्रू जो है वो इस इश्यू को सॉल्व किया जाएगा। अब देखो ये तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। इसी तरीके से 2022-23 का जो हमारा बजट रहा उस यूनियन बजट में जो है वो एक स्कीम और लाएगी, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। सेम इसी तरीके से ही जो भी डिस्ट्रिक्ट है और उनमें जो भी स्मॉल ब्लॉक्स हैं वहाँ पर जो भी इशू देखने को मिलेगा उन सबको जो है इसमें टारगेट किया जाएगा एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। और इसमें हमारे इंडिया से 500 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको इसमें इंक्लूड किया गया, और मैक्सिमम जो ब्लॉक जो है, मतलब जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए ना इस एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में, वो मैक्सिमम जो है वो 6 स्टेट से रिलेटेड थे। उन 6 स्टेट्स के नेम आपको पता होना चाहिए। एक है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, MP, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल।
यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो है वो देखने को मिला। डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे अगर हमने व्यू किया तो इन स्टेट में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिली थी। तो पहले एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया और फिर 2022-23 का जो यूनियन बजट था उसमें एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। मेन टारगेट ये है कि इन एरियाज को भी ग्रोथ डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर रखा जाए, और ताकि जो भी अदर स्टेट है, अदर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर भी एक्टिविटी हो पाए। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। तो इसी पेज पर जो है वो बताया गया है कि पोल बॉन्ड जो हैं वो 10 डेज के लिए थर्ड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होंगे। अब ये पोल बॉन्ड क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम पहले भी नवंबर में भी ये पोल बॉन्ड जो है वो न्यूज़ में बने हुए थे। देखो क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल लेवल पर जो हैं वो किसी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देते हैं। तो इस फंडिंग को लेकर के एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि एक नई स्कीम हम लेकर के आएंगे, और इस स्कीम में जो है वो बैंक के थ्रू, बैंक में जाकर के एसबीआई को यहाँ पर उन्होंने जो है अथॉरिटी दी कि एसबीआई बैंक में आपको जाना है, आपको जितने मनी के, जितने पैसे की, जैसे 10,000 के, 1 लाख के, 10 लाख के, 1 करोड़ के जो है वो आपको बॉन्ड खरीदने हैं, वो आप उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वो बॉन्ड खरीदो। और मतलब वो बॉन्ड जो है फिर उस पर्सन को ही जाकर के पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना है, दे देना है। पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड को लेकर के वापस एसबीआई के पास आएगी, और एसबीआई जो है वो बॉन्ड रख लेगा और पैसा जो है पॉलिटिकल पार्टी के जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देगा। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो हम बैंक के थ्रू ये काम करेंगे ना, तो इसमें क्या रहेगा, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, लेकिन इसमें इशू भी है। गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर अदर पार्टीज को कितना फंडिंग जा रहा है, इसको लेकर के भी एक अवेयरनेस, एक ट्रांसपेरेंसी, एक डाटा जो है उनके पास में ध्यान में रहेंगे। और गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है तो उनको ये भी पता किया जा सकता है कि अपोजिशन पार्टी को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। और ये एक बेसिक इसका एक तरीके से लूप होल है इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एक तरीके से प्रोमिसरी नोट है कि पार्टी को ये प्रोमिसरी नोट दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, और प्रॉमिस करते हैं कि इतने रुपए हम आपको दे रहे हैं। लेकिन पार्टी को क्या करना है कि जिस दिन से उसको बॉन्ड दिया गया है उसके 15 डेज के अंडर जो है उसको एक तरीके से इसको क्या करवा लेना है, जाकर के बैंक में जमा करवा देना है, नहीं तो ये रुपीज जो है वो उसको नहीं दिए जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, नॉर्मली जब ये स्कीम लाई गई थी तब इस स्कीम में एक बात बोली गई थी कि हमारा इंडिया जो है उसमें जो भी हमारा कैलेंडर होता है उसके 4 मंथ में जो है वो ही इसको, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को ओपन किया जाएगा। 10 डेज के लिए इसको ओपन किया जाएगा। और लेकिन लास्ट ईयर जो है वो हमें ये देखने को मिला कि इसमें क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के या फिर जो यूटी हैं, जहाँ पर यूनियन, जहाँ पर लेजिस्लेचर है, वहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है वो 15 डेज के लिए कभी भी ओपन किया जा सकता है। और अगर सेंट्रल लेवल पर जो हमारी लोकसभा है उसके इलेक्शन है तो 30 डेज के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को ओपन किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो है वो फिर से न्यूज़ में बना हुआ था। और यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज, इन सब ने, जो भी एक्टिविस्ट हैं, उन सब ने एक बात बोली कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट को जो है वो मॉडिफाई कर लेती है। अब देखो, अब कोई भी पर्सन बोले कि मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रुपए दे दूं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन, पीपल टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है उसका सेक्शन है 29A। और इस 29A में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, ओके, और साथ ही साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अभी रिसेंट में कोई भी लोकसभा इलेक्शन हुए हों या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हों, उसमें इन पार्टीज को जो है वो 1% जो है वो वोट मिले हों, तभी जा करके उसको क्या दिया जा सकता है, पैसा दिया जा सकता है। ओके, तो ये हमने बेसिक बातें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखिए सेंटर ने एक बात बोली है कि CERT जो है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम,
CERT इन जो है इसको जल्द ही RTI में क्या किया जाता है कि अगर इससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो CERT जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उससे इसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि CERT जो है वो CBI और जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसकी इंफॉर्मेशन भी रखता है। तो अगर इनको CBI और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनको अगर हम एग्जेम्प्ट करते हैं और इनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है और ये जो एक तरीके से CERT जो है वो उनसे डील करता है, तो इसके बेसिस पर जो है इसको भी एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर WHO ने बात बोली है कि देखो कोविड के दोबारा से केसेज बढ़ रहे हैं और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो इंडिया है वहाँ पर हाई प्रोपोर्शनल इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं कोविड के केसेस, तो दोबारा से हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पर देखो लिथियम का प्रोडक्शन और ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो लिथियम का जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के उन्होंने कुछ बात बोली है कि कुछ कंट्री जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि US के बारे में उन्होंने बात की, साथ ही साथ में चाइना जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ये बोला है कि इंडिया जो है वो अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो फोकस करेगा कि इंडिया के साथ में उनके रिलेशन बेहतरीन हो और वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो जनरेशन है वो अच्छे से हो पाए, क्योंकि ये जो लिथियम जो बैटरीज होती हैं इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरीज है उसके बनाने के लिए। ओके, लिथियम का यूज़ किया जाता है इन बैटरीज को बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में जो है वो लिथियम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है उस तरीके से जो है लिथियम का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर एक तो फिनलैंड जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी ज्वाइन करेगा, उसका मेंबर बन जाएगा। और देखो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम से ही नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलर न्यूज़ में है। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें यूके ने बोला है कि वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड ट्रीटी जो है उसको ज्वाइन कर लेंगे। मतलब यूके ने ये बोला है कि हम भाई ज्वाइन कर लेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसको हम कर लेंगे ज्वाइन, क्योंकि उन्होंने बोला कि ब्रेग्जिट के बाद में जो यूके जो है उसको भी एक्स्ट्रा मार्केट चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो फोकस होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो न्यू मार्केट की अवेलेबिलिटी उनके लिए ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर ये CPTPP क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैप के थ्रू हम आपको शो करते हैं। देखो जो पैसिफिक रिम जो है, पैसिफिक रिम आपको पता है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है इसको बोलते हैं पैसिफिक रिम। तो पैसिफिक रिम में जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं 11 कंट्रीज। ओके, तो पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP था। फिर जब US ने इससे अपने आप को पीछे कर लिया तब 11 कंट्रीज इसमें शामिल रहे और उन्होंने जो है इसका नेम चेंज करके CPTPP कर लिया। और ये पैसिफिक रिम के कंट्रीज हैं, कनाडा है इसमें मैक्सिको है, इसमें पेरू है, इसमें चिली है, इसके अलावा यहाँ पर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये स्मॉल कंट्री ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और यहाँ पर ये जापान जो है वो इसमें शामिल है। तो मैक्सिमम जो बड़े लेवल पर जो है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहाँ पर कनाडा एंड मैक्सिको, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इसमें शामिल हैं। US इसमें शामिल नहीं है। और यूके आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूके लोकेटेड है, तो यूके ने जो है वो फोकस किया है कि हम भी इसको ज्वाइन करेंगे। 2018 में ये नया ऑर्गेनाइजेशन CPTPP जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की। और अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जो अगर आप 2023 में UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके लिए मंथली और साथ ही साथ में टॉपिक बेसिस पर, जैसे कल उन्होंने वीडियो अपलोड किया है पॉलिटी का कि कंप्लीट पॉलिटी जो है वो लास्ट 1 ईयर 1.5 ईयर में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड जो भी टर्म्स न्यूज़ में रही उन सबको वो अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और तो जाकर के आप उन वीडियोस को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, थैंक यू।